दोस्तों वेलकम टू अपनी पाठशाला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों यह वीडियो संदर्भ एवं सूचना स्रोत का तीसरा वीडियो है जिसमें हम 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हम इस टॉपिक पे 120 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस लिंक के जरिए या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देर किए बिना चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 121वां नंबर प्रश्न है, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? तो इसकी जो आवृत्ति है वो है साप्ताहिक, यानी ये साप्ताहिक प्रकाशित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट की 4 अनुक्रमणिकाओं में से तीन बेसिक क्रॉस तथा बायो सिस्टम है और चौथी का नाम क्या है? तो चौथा का नाम है लेखक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी लेखक। अगला प्रश्न है, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रकाशन जो है ना वो प्रारंभ हुआ था 1898 ईस्वी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1898 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन प्रारंभ में किस नाम से हुआ था? तो ये हुआ था साइंस एब्स्ट्रैक्ट के नाम से सबसे पहले प्रकाशित हुआ करता था, बाद में इसको फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट का नाम दे दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। अगला प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट की आवृत्ति क्या है? तो इसकी आवृत्ति पाक्षिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पाक्षिक। पाक्षिक कहने का मतलब एक पक्ष 15 दिन का होता है, तो ये 15 दिन पे एक बार आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 127वां प्रश्न कहता है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या है? तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो सारांशकरण सेवा पत्रिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सारांशकरण सेवा पत्रिका। अगला प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न कहता है कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका जो प्रकाशन करता है वो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, जिसका गठन हुआ था 1907 में और इसका मुख्यालय जो है वो कोलंबस में है और ये रासायनिक जानकारी का एक स्रोत है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। आगे बढ़ेंगे। 129 नंबर प्रश्न कहता है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के ऑनलाइन वर्जन किस नाम से प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है सीए सर्च के नाम से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सीए सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 130, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की आवृत्ति क्या है? तो इसकी जो आवृत्ति है वो साप्ताहिक है, यानी ये साप्ताहिक पत्रिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, मैथमेटिकल रिव्यू कौन सी सेवा है? तो ये जो सेवा है वो है सारांशकरण सेवा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सारांशकरण सेवा। अगला प्रश्न है, मैथमेटिकल रिव्यू का प्रकाशक कौन है? तो इसका जो प्रकाशक है वो अमेरिकन गणित परिषद है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अमेरिकन गणित परिषद। अगला प्रश्न है, लीसा का संक्षिप्त रूप क्या है? तो लीसा किसका संक्षिप्त रूप है, यानी इसका पूर्ण रूप क्या है? तो कहने का मतलब लीसा का पूर्ण रूप जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ साल पहले तक लीसा का क्या नाम था? तो कुछ साल पहले तक जो लीसा का नाम था वो था लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। क्या था? लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। आगे बढ़ेंगे।
लीसा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो लीसा जो प्रकाशित की जाती है वो लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन जो करता है वो करता है इंसडॉक, इंसहॉक करता है। ये इंसडॉक होगा, इंसहॉक नहीं होगा, इंसडॉक होगा। यानी कहने का मतलब इसका अगर फुल फॉर्म मैं बताऊं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इंसहॉक नहीं होगा, इंसडॉक होगा, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, इंसडॉक द्वारा प्रकाशित इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? तो इसकी जो आवृत्ति है वो मासिक है, यानी मासिक पत्रिका है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मासिक। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट में प्रविष्टियां कौन सी वर्गीकरण प्रणाली के द्वारा वर्गीकृत की जाती है? तो ये की जाती है यूडीसी, यूडीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा सी, यूडीसी। अगला प्रश्न है, साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो ये करता है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 140 नंबर प्रश्न कहता है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशक का नाम क्या है? तो इसके जो प्रकाशक हैं वो हैं आइजलिक। क्या है? आइजलिक। आइजलिक का फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आगे बढ़ेंगे, लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है? तो लाइब्रेरी लिटरेचर ग्रंथालय विज्ञान के स्रोतों की एक निर्देशिका है, ग्रंथालय विज्ञान की स्रोतों की एक निर्देशिका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो है ना क्या करता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाठ से अधिक पुस्तकालय, कहने का मतलब कि यह जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 410 से अधिक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पत्रिकाओं की यह अनुक्रमित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशन जो करता है H.W. विल्सन, आगे चलकर इन्होंने इसको बेच दिया था। आगे बढ़ेंगे, 143 नंबर प्रश्न कहता है कि इंडेक्स ट्रांसलेशनम का प्रकाशक कौन है? तो इसके प्रकाशक हैं यूनेस्को, और यूनेस्को का फुल फॉर्म आप सबों को मालूम होगा, क्या है? द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूनेस्को। 144 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है? तो ये प्रकाशन है इंडियन प्रेस इंडेक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन प्रेस इंडेक्स। आगे बढ़ेंगे, 145 नंबर प्रश्न कहता है कि इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रकाशन किया जाता है राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान विश्वविद्यालय। आगे बढ़ेंगे, 146 नंबर प्रश्न कहता है एशियन रिकॉर्डर का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका जो प्रकाशन होता है वो नई दिल्ली से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, एशियन रिकॉर्डर की आवृत्ति क्या है? तो इसकी आवृत्ति जो है वो साप्ताहिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, साप्ताहिक। अगला प्रश्न है 148, एशियन रिकॉर्डर का प्रकाशक कौन है? तो इसके जो प्रकाशक हैं वो के थॉमस हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, के थॉमस। अगला प्रश्न है 149, किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स क्या है? तो यह जो है ना एक समाचार संक्षिप्त है, समाचार संक्षिप्त है, यानी यह एक मंथली डाइजेस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में ये बात करता है। तो ये क्या है? एक समाचार संक्षिप्त है जिसमें पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक अफेयर की बात करता है। तो आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट
की आवृत्ति क्या है, तो इसकी जो आवृत्ति है वो मासिक है, मासिक पत्रिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मासिक। अगला प्रश्न है 151, इंडिया रेफरेंस एनुअल क्या है, तो यह जो ना एक वार्षिकी है, ईयरली यह प्रकाशित होती है, और यह जो है ना वो भारत सरकार की जितने भी स्कीम हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं और जितने भी पॉलिसी हैं, उन सभी पॉलिसी, स्कीम और प्रोग्रामों की सूचना इसमें एकत्रित होती है। किसमें? इंडिया रेफरेंस एनुअल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे 152 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित करंट रिसर्च का प्रकाशन कौन करता है, तो इसका प्रकाशन जो करता है वो लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाइब्रेरी एसोसिएशन। आगे बढ़ेंगे 153 नंबर प्रश्न कहता है बुक्स इन प्रिंट की आवृत्ति क्या है, तो इसकी आवृत्ति जो है वो वार्षिक है, ईयरली है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईयरली। 154 नंबर प्रश्न कहता है कि बुक्स इन प्रिंट्स का प्रकाशन कौन करता है, तो इनके प्रकाशन जो करते हैं वो करते हैं बाउकर कंपनी। ये बाटकर हो गया है, इसको बाउकर होगा, बाउकर कंपनी होगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाउकर कंपनी। आगे बढ़ेंगे 155 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक डायरेक्टरी है, यानी एक निर्देशिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 156 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किसके द्वारा प्रकाशित की जा रही है, तो ये प्रकाशित की जाती है यूरोपा प्रकाशन के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरोपा प्रकाशन। 157 नंबर प्रश्न कहता है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का क्षेत्र व्यापक क्या है, तो इसका जो क्षेत्र है ना वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय। 158 नंबर प्रश्न कहता है कि पब्लिशर्स वीकली किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये प्रकाशित की जाती है आर बाउकर द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर बाउकर। 159 नंबर प्रश्न है भारी पानी के गुणों के बारे में सूचना खोजने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत क्या है, तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत हैंडबुक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हैंडबुक। आगे बढ़ेंगे 160 नंबर प्रश्न कहता है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन को कौन प्रकाशित करता है, तो इसको प्रकाशित करता है इंसडॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंसडॉक। आगे बढ़ेंगे 161 नंबर प्रश्न कहता है कि यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये प्रकाशित की जाती है AIU द्वारा। AIU का मैं फुल फॉर्म बताऊं तो ये होगा AIU यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, और ये भी एक वीकली यानी साप्ताहिक पत्रिका है। आगे बढ़ेंगे 162 नंबर प्रश्न कहता है रीडर्स गाइड टू पेरियोडिकल लिटरेचर क्या है, तो यह एक अनुक्रमणिकाकरण सेवा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुक्रमणिका सेवा। आगे बढ़ेंगे 163 नंबर प्रश्न कहता है कि समाचार पत्रों एवं उनके वितरण के बारे में राज्यवार सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा संदर्भ स्रोत उपयुक्त है, तो यह है प्रेस इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेस इन इंडिया। आगे बढ़ेंगे 164 नंबर प्रश्न कहता है ई प्रलेख किस पद का संक्षिप्त रूप है, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख का संक्षिप्त रूप है। आगे बढ़ेंगे ई प्रलेख क्या होते हैं, तो ई प्रलेख जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आरूप में उपलब्ध जो प्रलेख होते हैं ना उसको ई प्रलेख बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे 166 नंबर प्रश्न कहता है कि ई प्रलेखों से सूचना का संप्रेषण कैसा होता है, तो ये होता है रीडर द्वारा पढ़कर। इसका संप्रेषण कैसे होता है, रीडर द्वारा पढ़कर इसका संप्रेषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रीडर द्वारा पढ़कर।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 167 नंबर प्रश्न कहता है ई प्रलेख के कोई दो आरूप बताइए। तो इसका जो दो आरूप है वो है डेटाबेस और सीडी रोम। डेटाबेस और सीडी रोम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेटाबेस एंड सीडी रोम। अगला प्रश्न कहता है कि कोई भी धारावाहिक प्रकाशन को जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ई जर्नल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ई जर्नल। 169 नंबर प्रश्न कहता है ई जर्नल का अधिगम किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है गोफरे के द्वारा, टेलनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 170 नंबर प्रश्न कहता है कि जिन ई बुक्स में मल्टीमीडिया की क्षमता भी निहित होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मल्टीमीडिया की क्षमता जिसमें निहित होती है वह मल्टीमीडिया ई बुक्स कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मल्टीमीडिया ई बुक्स। आगे बढ़ेंगे, 171 नंबर प्रश्न कहता है कि डेटाबेस किसे कहते हैं? तो डेटाबेस जो है ना वो मुद्रित सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक आरूप को मुद्रित डाटाबेस कहते हैं। मुद्रित सामग्रियों के इलेक्ट्रॉनिक आरूप को। आगे बढ़ेंगे, 172 नंबर प्रश्न कहता है कि डेटाबेस मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार के होते हैं। डेटाबेस जो दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन है? तो वो हैं संदर्भ एवं स्रोत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संदर्भ एवं स्रोत। अगला प्रश्न है ग्रंथ परक डेटाबेस से क्या आशय है? तो यह है अभिलेखों का मशीन पठनीय रूप से संकलन। इसका आशय क्या है? अभिलेखों का मशीन पठनीय रूप से संकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 174 नंबर प्रश्न कहता है ग्रंथ परक डेटाबेस को किन दो श्रेणियों में प्रमुख रूप से विभक्त किया जाता है? तो फिर संदर्भ एवं स्रोत दो श्रेणियों में इसको विभक्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 175 नंबर प्रश्न कहता है कॉम्पेंडेक्स एंड मेडलार एंड इंस्पेक आदि किस प्रकार के डाटाबेस हैं? तो ये एक ग्रंथ परक डाटाबेस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रंथ परक डाटाबेस। 176 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से अधिकतर किसके द्वारा डेटाबेस निर्मित किए जाते हैं? तो ये निर्मित किए जाते हैं अनुक्रमणिकाकरण एवं सारांशीकरण पत्रिकाओं के माध्यम से डाटाबेस को तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 177 नंबर प्रश्न कहता है कि संदर्भ डेटाबेस का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो सारांश सहित संदर्भों का संकेत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारांश सहित संदर्भों का संकेत करते हैं। 178 नंबर प्रश्न कहता है स्रोत डाटाबेस किसे कहते हैं? तो स्रोत डाटाबेस जो है ना जिनमें संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं, जिनमें संख्यात्मक ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें स्रोतों के साथ साथ पूर्ण मूल पाठ निहित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इनमें स्रोतों के साथ साथ मूल पाठ निहित होता है। अगला प्रश्न है अंकीय डाटाबेस। अंकीय डाटाबेस यानी न्यूमेरिक, अंकीय की बात कर रहा है तो इसमें नंबर ही होगा, संख्या ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जिनमें संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं उनको अंकीय डाटाबेस कहते हैं। 180 नंबर प्रश्न कहता है कि डेटाबेस जिनमें सारणियों के रूप में सांख्यिकीय डाटा निहित होती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सांख्यिकीय डाटा, यानी सांख्यिकी मतलब न्यूमेरिक डाटाबेस। तो इसको आंसर हो जाएगा ए, न्यूमेरिक डाटाबेस। 181 नंबर प्रश्न कहता है डेटाबेस जो प्रलेख के संपूर्ण मूल पाठ का अधिगम उपलब्ध कराता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संपूर्ण मूल पाठ का अभिगम उपलब्ध कराता है। तो फुल टेक्स्ट डाटाबेस, संपूर्ण है तो फुल है, फुल टेक्स्ट डाटाबेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फुल टेक्स्ट डाटाबेस। 181 नंबर प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर के माध्यम से डाटाबेसों से अधिगम प्राप्त करने का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था मेडलर्स द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेडलर्स।
आगे बढ़ेंगे। 183 नंबर प्रश्न कहता है कि मेडलार्स डाटाबेस के रूप में किस नाम से उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है इंडेक्स मेडिकस के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडेक्स मेडिकस। अगला प्रश्न 144 नंबर प्रश्न कहता है कि मेडलार्स ऑनलाइन पर किस नाम से उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है मेडलाइन के नाम से। किस नाम से? मेडलाइन के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेडलाइन। आगे बढ़ेंगे। 185 नंबर प्रश्न कहता है कि डेटाबेसों का मूल्यांकन मुद्रित प्रलेखों की भांति ही किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके साथ कुछ अन्य मापदंड भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। हमने 65 प्रश्नों पे इसमें चर्चा की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।